जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 10 यानी वृत्त। और वृत्त के अंतर्गत जो प्रश्नावली 10.1 है वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। और प्रश्नावली 10.1 कराने से पहले मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया था कि प्रश्नावली 10.1 में क्या क्या कॉन्सेप्ट का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 10.2। तो प्रश्नावली 10.2 पढ़ने से पहले पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि आखिर में प्रश्नावली 10.2 में क्या प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग पीछे देखे थे कि वृत्त क्या होता है ना, वृत्त क्या होता है। तो चलिए हम लोग वृत्त से संबंधित आगे की जानकारियाँ सीखते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। क्या ये वृत्त का केंद्र है? तो देखिए, अगर वृत्त के केंद्र से, ठीक है, ध्यान सुनिए, वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्या खींची जाए। देखिए, जैसे ये त्रिज्या हो गया और एक ये त्रिज्या हो गया, ठीक है, ऐसे ही एक इधर खींचा जाए, ये त्रिज्या हो गया और ये त्रिज्या हो गया। ध्यान सुनिएगा, अगर वृत्त के केंद्र से, है ना, ये वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्या खींचूं और दोनों त्रिज्याओं का क्या है ना, जो ये अंतिम है ना, जो परिधि पर टच करिए ना, इनके बीच की दूरी समान है। क्या है? इनके बीच की दूरी समान है। ध्यान सुनिएगा कि यानी कह सकते हो कि वृत्त के केंद्र से ना जो ये जीवा है ना, ये क्या है? जीवा है। इस जीवा की लंबाई और इस जीवा की लंबाई क्या है? समान है। मतलब कि एक वृत्त के अंदर दो जीवा की लंबाई समान हो या जीवाओं की लंबाई समान हो, 2 हो या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, ठीक है, लेकिन उनकी लंबाइयाँ क्या हो? समान हो। ठीक है, वृत्त के अंदर जीवाओं की लंबाइयाँ अगर समान होती हैं तो इन जीवाओं से केंद्र पर जो बनने वाला कोण होता है ना, वो भी समान होता है। बात समझ में आ गए? यानी ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। बताइए, आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्या चीज़ कि अगर कोई वृत्त है, अब वृत्त के अंदर जितनी भी जीवा है ना, सब आपस में समान है। ठीक है, समान है, तो उन जीवाओं से केंद्र पर जो भी कोण बनेगा ना, वो कोण भी क्या होगा? समान होगा। ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी चीज़ को उल्टा कर दीजिए, है ना, यानी केंद्र से, है ना, केंद्र से बराबर बराबर कोण पे जीवाएं हैं। क्या है? केंद्र से बराबर बराबर कोण पे अगर जीवाएं हैं तो जीवाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी, है ना। जीवाएं जो है कि केंद्र से बराबर कोण बना रही है ना, तो क्या होंगी? वो सब आपस में बराबर होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए दूसरा सीखते हैं कि देखिए, मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त का ये केंद्र है और ये मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। ध्यान सुनिए, ये स्पर्श रेखा है। अब यहाँ पे जहाँ पे स्पर्श कर रहा है इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो अगर वृत्त के केंद्र से, ठीक है ना, स्पर्श बिंदु पर रेखा खींची जाए, क्या खींची जाए? रेखा खींची जाए, या स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर रेखा खींची जाए, तो ये क्या होगा? हमेशा लंब होगा, यानी 90 डिग्री होगा। पॉइंट याद रखिएगा कि अगर वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर अगर एक रेखा खींची जाए तो क्या होगी? लंब होगी, यानी 90 डिग्री होगा। या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाली रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, तो ये था हमारा 2 कॉन्सेप्ट। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, समझिएगा ध्यान से। अब हम लोग ये देखते हैं कि स्पर्श रेखा कितनी होती है ना, स्पर्श कौन कौन सी रेखा करती है, कैसे करती है। तो देखिए, स्पर्श रेखा क्या होता है ना कि अगर कोई वृत्त है, अब वृत्त को कोई रेखा स्पर्श करते हुए जाती है तो वो स्पर्श रेखा होता है। तो कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, देखिए समझिएगा ध्यान से। देखिए, मेरे पास ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अगर मैं मान लो कि इस वृत्त के केंद्र के यानी पास में या वृत्त के अंदर कोई एक बिंदु है, क्या एक बिंदु है, तो अब बताइए इस बिंदु से क्या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? देखिए, अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो देखिएगा ध्यान से, यह स्पर्श रेखा ऐसा खींचा, तो खींचे एक बिंदु से, तो आप देखोगे स्पर्श रेखा क्या कहता था कि भैया जो वृत्त का परिधि है ना उस पर होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ है? तो अंदर है। इसका मतलब कि अगर वृत्त के अंदर, है ना, वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो उससे स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हो। या स्पर्श का मतलब यही होता है कि परिधि को स्पर्श करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर मान लीजिए कि वृत्त पर, है ना, वृत्त की परिधि पर ही कोई बिंदु हो, है ना, वृत्त की परिधि पर ही क्या हो? कोई बिंदु हो, तो यहाँ से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो याद रखिएगा 1। कितनी? 1, ठीक है, और इसमें 1 भी नहीं। यानी अगर वृत्त के
अंदर कोई बिंदु हो तो वहां से स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। जब आप खींचोगे तो छेदक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ भी कट कर रही है और यहाँ भी कट कर रही है, और छेदक रेखा हमेशा वृत्त को दो जगह कट करती है। ठीक है, स्पर्श रेखा हमेशा जो है कि एक जगह कट करती है, तो ये स्पर्श है ना, ये स्पर्श है। अब सोचिए पहला कंडीशन क्या था ना, कि वृत्त के अंदर था बिंदु, ये वृत्त पर ही था। ठीक है, और तीसरा कंडीशन कि वृत्त के बाहर हो। देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है। ठीक है, बाहर एक बिंदु है। अब इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी? तो देखिए इस बिंदु से यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ पे एक स्पर्श किया, दूसरा ऐसे स्पर्श कर सकता है, ऐसे यहाँ पे स्पर्श किया। ठीक है, ये तो हो गया ना ये स्पर्श। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा होंगी? दो होंगी। याद रखिएगा कि अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो वहां से कितनी स्पर्श रेखा जाएगी? तो जीरो, कुछ नहीं जाएगा। अगर वृत्त पर है तो एक जाएगा। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो हमेशा कितनी जाएंगी? दो स्पर्श रेखाएं जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो यहां से जाने वाली जो स्पर्श रेखा होती है ना, ये दोनों दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई। यानी ये वाला स्पर्श रेखा की लंबाई है। और जब किसी वृत्त के बाहर से ये स्पर्श रेखा की लंबाई खींचोगे ना, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है क्या होंगी? याद रखिएगा, ये बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। यानी वृत्त के बाह्य बिंदु से, समझ में आया? वृत्त के बाह्य बिंदु यानी बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? समान होती हैं, यानी बराबर होती हैं। बात समझ में आ गया? बस यही कॉन्सेप्ट आपको, चार कॉन्सेप्ट आपको मैंने जो समझाया, यही आपको याद रखना है। देखते हैं प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 10.2 मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझाया था कि इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। ठीक है, अगर आप वो लोग नहीं देखे हो ना तो आप देख लीजिएगा, आपको मात्र 6 से 7 मिनट का वीडियो मिलेगा, उसमें आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। उसके बाद ये प्रश्नावली आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं, फिर से पहले प्रश्न को समझते हैं क्या कह रहा है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। देखिए कह रहे कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए एक ये वृत्त है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और एक बिंदु यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये हमारे पास एक बिंदु है। ठीक है, अब करें कि स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, तो ध्यान सुनिए, यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींच देता हूँ, ऐसे स्पर्श रेखा यहाँ पे हो गया, ये स्पर्श रेखा। इसकी जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर, लिख दूंगा 24 सेंटीमीटर, तथा क्योंकि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब जो ये बाहरी बिंदु है ना, ये है Q, और इसका केंद्र से ये दूरी है ना, ये वाला केंद्र से दूरी ये है 25 सेंटीमीटर। ये बात उसने कहा है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या बता दीजिए, यानी केंद्र से लेकर के जो यह स्पर्श है, स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी पूछा ये वाला। अब देखिए इसको मान लेता हूँ O और ये है Q, इसको मान लेता हूँ P। सबसे इंपॉर्टेंट है आप पिक्चर को बनाना, और मैंने सिखाया था पिछले कॉन्सेप्ट में। चलिए अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ना, POQ, ठीक है, बन रहा है ना। अब आप देखिए यहाँ से O से, है ना, O से इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची जाती है, तो क्या 90 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं बनता है? या ऊपर क्या हो गया, ये 90 डिग्री। यानी हमारे पास जो त्रिभुज बना OPQ, तो लिखूंगा त्रिभुज OPQ में, और वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछा है ना, तो ये OP क्या है, त्रिज्या है। चलिए तो OPQ, अभी देखिए OPQ में इसमें लगा दूंगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा दूंगा? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से आप नोटिस करोगे कि ये 90 है, तो 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी
ओ क्यू का स्क्वायर बराबर बाकी छोटे छोटे का स्क्वायर का वर्ग योग, ठीक है, यानी ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर होगा। चलिए ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू कितना है 25 है तो 25 का स्क्वायर, ओ पी पता ही नहीं है यानी ओ पी क्या है त्रिज्या है यही पूछा है, प्लस पी क्यू कितना है, पी क्यू है 24, 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ पी स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 25 का स्क्वायर कर लेंगे फिर 24 का स्क्वायर करेंगे फिर घटाएंगे, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए ये बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है ना। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी यानी 25 और 24 कितना हो गया 49 गुणे ए माइनस बी, ए है 25, 25 माइनस 24 हो जाएगा 1 तो 49 गुणे हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी ओ पी का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा रूट में 49 और रूट में 49 को निकालोगे बाहर तो 7 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी ओ पी का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टिक लगाना है और कारण भी बताना था, ये हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर ए यानी 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। यदि टीपी, देखिए ये हमारे पास टी और पी स्पर्श रेखा है और टी क्यू एक स्पर्श रेखा है, ओ पी और ओ क्यू क्या है वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। चलिए टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले, ठीक है, टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू कितना है 110, 110 तो पी टी क्यू ये बताना है, ये हमको बताना है कि कोण का मान क्या होगा। तो चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए हम लोग एक बात जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से, है ना, वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा है और उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर अगर एक रेखा खींच दिया जाए तो क्या होती है लंब होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, ऐसे यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आ गया ना, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा है वो भी केंद्र से। तो यही लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है, ठीक है। तो लंब होती है इसका मतलब कि कोण P और कोण Q का मान कितना है 90 90। तो क्या लिख दूंगा नीचे कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री और ये कोण O का मान दिया ही है तो आगे लिख दूंगा, ठीक है, ये कोण O बराबर 110 डिग्री। अब हमसे पूछा है कोण T का मान, है ना, क्या पूछा है PTQ यानी कोण T का मान पूछा हुआ है। अब आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, है ना, POQT ये एक चतुर्भुज बन रहा है। तो अब यही लगाएंगे कॉन्सेप्ट, क्या चीज कि चतुर्भुज PTQO में, है ना, PTQO में, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 होता है, यानी इसका 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 और इसका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 360। तो क्या लिखूंगा नीचे कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर 360। चलिए P का मान और Q का मान 90 है ना, तो रखूंगा यहाँ पे 90 प्लस कोण T का मान निकालना है, ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा प्लस Q का मान 90 प्लस O का मान है 110 बराबर 360। अब देखिए 9 9 18 है ना, 18 हो गया और 180 में अगर 110 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 और 110 हो जाएगा 290, यानी कोण T प्लस 290
90 बराबर 360। ठीक है, अब कोण T बराबर हो जाएगा 360 माइनस 290। अब इसको घटाओगे तो आ जाएगा 0, है ना, और 7 यानी 70 डिग्री आ जाएगा। कोण T का मान कितना आ गया? 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी। यानी PTQ का मान क्या है? तो लिखूंगा कोण PTQ बराबर 70 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। ये हम लोग समझ चुके थे कि भैया है कि नहीं है, तो ये दूसरा प्रश्न भी पूरा कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, है ना, एक बिंदु है P और उस P से ना O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखिएगा ये एक बिंदु मान लेता हूँ, यह है P और यहाँ पे एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। ठीक है, ये मैंने मान लिया O। किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो, अब देखिए यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है। कौन सा? एक खींचना है PA और एक खींचना है यहाँ पे PB, और इसके बीच का कोण कितना है? 80 डिग्री कहा है, इसने कहा है कि झुकी हुई है। तो कोण POA, अच्छा ये बताना है कोण। देखिए ये वाला कोण आपको बताना है। मैं ऐसा लाइनिंग खींच देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और ये वाला हमको कोण बताना है POA का मान, ये बताना है POA का मान बताना है। ध्यान सुनिएगा, हमको इतना बात पता है, अगर मैं इसको भी मिला दूँ ऐसे, तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु पर कितना डिग्री का? 90 होगा, यहाँ पे 90 और ये भी होगा 90। ठीक है, अब 90 होगा तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर हम लोग इस पे चतुर्भुज का फार्मूला लगा दें तो 90, 80 और ये 90, तो ये निकल जाएगा पूरा O, है ना, पूरा O निकल जाएगा ना। तो बस वही चीज़ करते हैं। देखिएगा क्या चीज़ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है, यानी 90 90 हो गया। तो A और B का मान कितना हो गया? 90। तो कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपका दिया हुआ है कोण P दिया है कितना? 80 डिग्री यहाँ पे। चलिए तो अब क्या लिखूंगा? चतुर्भुज, है ना, ठीक है, चतुर्भुज APOB में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोण A प्लस कोण P प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री। चलिए A का मान कितना है और B का मान 90 है, तो लिखूंगा 90 प्लस P का मान है 80, है ना, ऊपर देखिए 80 है, यहाँ पे लिखूंगा 80 प्लस O का मान तो नहीं पता, लिख दूंगा कोण B का मान कितना है? 90 बराबर 360। अब इसको ऐड करेंगे, 9 9 18, 18 और 80 हो जाएगा 260। तो लिखूंगा कोण O प्लस 260 बराबर 360। क्या हो जाएगा? कोण O बराबर 360 माइनस 260 बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। कोण O का मान कितना आ गया? 100 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये पूरा आ गया है 100, पूरा कितना आया है? 100। लेकिन हमसे कहा है कि POA का मान बताना है। इसका मतलब कि ये ऊपर वाला आधा है, नीचे वाला आधा है, यानी 100 का ये वाला क्या है? आधा है ना। पूरा O का मान कितना आया है? 100 आया है। तो ध्यान सुनिए, अब क्या निकालना है? POA। तो लिखूंगा कोण POA बराबर क्या चीज? POA बराबर कोण O बटे 2, है ना, आधा होगा ना। पूरा कोण कितना है? O, और इसका आधा कर देंगे तो O का मान कितना है? 100 बटे में 2 भाग करेंगे तो हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। यानी POA बराबर हो गया 50, है ना। चलिए अब ये हो गया 50 अंश, यानी 50 डिग्री हो गया। ये पूरा कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर A क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए
कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर, ठीक है ना, ध्यान सुनिए, सिद्ध करना है कि कोई वृत्त है और उस वृत्त के अंदर एक व्यास है। तो देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त का व्यास एक्स वाई है। देखिए ये क्या है, व्यास एक्स वाई है। इसके सिरों पर, यहाँ पे जो सिरा है एक्स और यहाँ पे क्या है वाई, देखिए इसका सिरा एक वाई है और दूसरा है एक्स। सिरों पर खींची गई, क्या खींची गई, स्पर्श रेखाएं। देखिए जो सिरा है एक्स, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है पी क्यू, वाई पे खींची गई है आर एस, समांतर होती हैं। तो सिद्ध यही करना है कि दोनों क्या है, समांतर है। तो चलिए सबसे पहले यही हम लोग देखते हैं कि सिद्ध क्या करना है। तो पी क्यू समांतर आर एस, यानी पी क्यू जो स्पर्श रेखा है वो आर एस स्पर्श रेखा के समांतर होंगी, यही सिद्ध करना है। अब देखिए हम लोग एक बात क्या जानते हैं, अगर ये वृत्त का व्यास है, क्या है ये वृत्त का व्यास है, तो ये केंद्र से जाएगा और जब केंद्र से जाता है और वो भी स्पर्श बिंदु से अटैच होता है। देखिए केंद्र से जा रही है तो ये सिरा क्या है, स्पर्श बिंदु हो गया ना, क्योंकि यहीं से स्पर्श रेखा जा रही है। तो स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींचा गया जो रेखा होता है ना वो हमेशा लंब होता है। तो ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि केंद्र से खींची गई स्पर्श बिंदु पर रेखा लंब होती है। समझ में आ गया ना, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा क्या होती है, लंब होती है। यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो सकता हूं कि ओ एक्स क्यू बराबर 90 डिग्री है ना। देखिए कोण ओ एक्स क्यू बराबर 90 डिग्री, ऐसे ही कहूंगा ओ वाई एस बराबर 90 डिग्री, ओ वाई एस बराबर 90 डिग्री। एक को मान लिया समीकरण एक, एक को मान लिया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो लिखूंगा कोण ओ एक्स क्यू प्लस कोण ओ वाई एस इक्वल टू 90 प्लस 90, यानी हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा, नीचे 180। यानी आपने नोटिस किया कि एक ही तरफ के, है ना, एक ही तरफ के दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 अंश आ रहा है ना। एक ही तरफ के दोनों कोणों का योग 180 आ रहा है, इसलिए अतः इसमें अंतः आसन्न कोण, अंतः आसन्न का मतलब क्या होता है कि एक ही तरफ के दो कोण, वो भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है ना। तो ये अंतः आसन्न कोण हो गए। तो अंतः आसन्न कोणों का योग 180 है ना। तो जब अंतः आसन्न कोणों का योग 180 हो जाता है, इसका मतलब कि जो पी क्यू और ये आर एस है दोनों समांतर होंगे, इसलिए स्पर्श रेखा पी क्यू और आर एस समांतर होंगे, ठीक है। तो अब पी क्यू समांतर आर एस, बस इतना ही आपको करना था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको चीजों को समझना है और समझने के बाद आप इसको आसानी से कर पाओगे। चलिए एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आप चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्योंकि मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया है और मैं आपको चीज़ें बस समझाऊंगा, ठीक है। और ये कम समय में हो जाएगा, इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं लिख देता हूं पहले ही, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा, प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। हमें इसको सिद्ध करना है कि जो स्पर्श बिंदु है, देखिए यह है स्पर्श बिंदु, यहाँ पे टी क्या है, स्पर्श बिंदु है टी, स्पर्श रेखा है एक्स और वाई, है ना, ये एक्स वाई स्पर्श रेखा है और टी स्पर्श बिंदु है। इस पर खींचा गया लंब, है ना, इस पे खींचा गया लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। तो बताना है कि ये केंद्र से होकर जाता है, यानी ओ से होकर जाता है, यही हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको ये पिक्चर ड्रॉ कर लेना था। उसके बाद आपको क्या करना है कि हमें क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा पर लंब केंद्र ओ से जाता है, यही हमें सिद्ध करना ना, कि जो स्पर्श रेखा है इस पर जो खींचा गया लंब है वो कहाँ से जाता है, केंद्र से जाता है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे उपपत्ति में, लिखेंगे कि माना यदि लंब ओ डैश से जाती है तो, ठीक है। देखिए ये तो वृत्त का केंद्र है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि माना जो लंब है ना, जो लंब है वो ओ डैश से जाती है, कहां से जाती है, ओ डैश से जाती है। ध्यान सुनिएगा, माना यदि लंब ओ डैश से जाती है तो, जब हमने माना कि लंब ही ओ डैश से जा रही है, इसका मतलब यहाँ कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब कि
ओ डैश टी और वाई बराबर कितना हो जाएगा 90, ओ डैश टी वाई बराबर 90, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर है ना वृत्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र पर खींचा जाए रेखा ना तो हमेशा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ये बात हम लोग जानते हैं प्रमेय से, यानी ओ टी वाई है ना, ओ टी वाई बराबर कितना होगा 90 डिग्री। देखिए ओ टी वाई बराबर 90 डिग्री, ये हुआ समीकरण नंबर 2। कैसे ये बराबर हुआ? तो हम लोग एक बात जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर है ना, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। ये तो 100% फैक्ट है, जबकि हमने ओ डैश और टी और वाई को माना हुआ था। ठीक है, अब देखिए इन दोनों समीकरण से आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि दोनों समीकरण में 90-90 है, इसलिए दोनों समीकरण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अरे समझ में, दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे? बराबर, यानी कोण ओ डैश टी वाई बराबर कोण ओ टी वाई, ये इक्वल हो जाएंगे। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आप इसको समीकरण नंबर मान लीजिएगा 3rd। क्या मान लीजिएगा? 3rd। अब आप चित्र में देखोगे कि चित्र में दिख रहा है कि ओ टी वाई ये बड़ा दिख रहा है और ओ डैश टी वाई ये छोटा दिख रहा है ना, थोड़ा सा झुका हुआ। इसका मतलब कि ओ टी वाई बड़ा है और ओ डैश टी वाई छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पिक्चर में चित्र से हमें ये दिखाई दे रहा है। तो चित्र में जब ये दिखाई दे रहा है कि ओ टी वाई बड़ा है और ओ डैश टी वाई छोटा है, तो फिर हमने जो सिद्ध किया है, क्या है? ये दोनों बराबर हैं। क्या सिद्ध किया हमने? बराबर है, जबकि ये बात गलत है ना। तो समीकरण 3 से ये क्या है? दोनों कोण बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ओ टी वाई बड़ा है और ओ डैश टी वाई छोटा है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। तो नीचे लिखेंगे अतः यह कोण सभी तभी समान होगा, है ना, यह कोण तभी समान होगा जब ओ तथा ओ डैश एक ही हो, है ना। यानी ये ओ टी वाई और ओ डैश टी वाई ये तभी बराबर होंगे जब ये दोनों ओ और ओ डैश एक ही ऊपर हो, है ना। ये दोनों एक ही ऊपर होंगे तो क्या होंगे? ये बराबर होंगे। तो यही मैंने लिखा है कि अतः यह कोण तभी समान होंगे जब ओ तथा ओ डैश एक ही हो। अतः यह अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए लंब केंद्र से होकर जाती है ना। जो लंब है, ये खींचा गया जो लंब है वो कहां से जाती है? केंद्र से होकर जाती है। बस आपको इतना ही करना था, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बहुत आसान था, मैंने जानबूझ के लिख दिया था ताकि मैं आपको कम समय में ज्यादा चीजें समझा सकूं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है ना। देखिए एक बिंदु ए है, देखिए यहाँ पे एक मान लेता हूँ ये बिंदु जो है कि ए है, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो देखिए ये बनाता हूं एक वृत्त, ठीक है, और ये वृत्त का हो गया केंद्र। क्या हो गया? ये केंद्र। इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी ये दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये बात कहा था। फिर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो केंद्र है ना, ये जो ए पॉइंट है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है वृत्त के ऊपर। तो देखिए स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया गया, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा यहाँ पे कर रही है तो ये क्या हो गया? स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो चलिए अब हमसे पूछा इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब ये जो लंबाई है इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जो ये वृत्त है ना, ये वृत्त का जो केंद्र है ना, इस केंद्र से ये स्पर्श बिंदु की जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, यही त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। तो अब ये मान लेता हूं, माना वृत्त का केंद्र ओ है। क्या है? वृत्त का केंद्र ओ है और स्पर्श बिंदु जो है कि बी है। क्या है? स्पर्श बिंदु बी है। तो आप नोटिस करोगे कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, ठीक है ना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा क्या क्या होती है? यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है, यानी स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री, यानी लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। अब बताइए ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या? ओ ए बी। तो आप नोटिस करोगे कि ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है ना, ये ओ ए है, जो कि कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। और नीचे वाली जो भुजा है आप देखोगे ये ए बी, ये आधार है, और ओ बी ये क्या है? तो आपकी ऊंचाई है। तो अब देखिएगा क्या करता हूँ, जो चीज लिखा हुआ है वही करूंगा। लिखूंगा क्या कि माना
वृत्त का केंद्र O है तथा स्पर्श बिंदु B है। ठीक है, एक तो O हो गया और ये B मैंने मान लिया। ठीक है, और ये A बिंदु तो दिया हुआ था यहाँ पे ही, एक बिंदु A से। ठीक है, अब देखिए, अब देखोगे कि यहाँ पे OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो लिखूंगा यहाँ पे OA बराबर 5 सेंटीमीटर, दूसरा AB बराबर 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या, तो नीचे लिखता हूँ, है ना, ज्ञात करना है ना, तो नीचे लिख देता हूँ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो आगे लिख देता हूँ वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या क्या है, OB है, तो OB बराबर बताना है आपको। ठीक है, ये हमको बताना है कि क्या होगा। चलिए अब आप देखिए, यहाँ पे लगाता हूँ कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, तो लिखूंगा त्रिभुज ABO, है ना, या OBA में। ठीक है, तो लिख देता हूँ OBA में। तो ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है OBA, ठीक है, अब इस त्रिभुज में आप नोटिस करोगे कि पाइथागोरस पर मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस। तो लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण कौन होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी OA। ठीक है, तो लिखूंगा OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, यानी AB और OB का स्क्वायर, और बाकी बराबर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर। ठीक है, अब OA का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो रखूंगा 5 का स्क्वायर बराबर OB का मान निकालना है, तो OB स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर OB स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा 16। यहाँ पे करेंगे तो OB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16 यानी हो जाएगा 9, है ना। OB स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 9। OB बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 9, और रूट में 9 को बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा OB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो क्या लिखूंगा, अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। क्या है, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। बस ये हो गया हमारा प्रश्न। इसी प्रश्न को आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से करना था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, यानी 2 वृत्त हैं और दोनों वृत्त का जो केंद्र है ना वो एक ही है। ठीक है, तो एक केंद्र में 2 वृत्त है, मतलब देखिए ये हमारे पास एक केंद्र हो गया और एक ये वृत्त हो गया। ठीक है, और एक ये वृत्त हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त, यानी एक केंद्र का वृत्त। ठीक है, जिसकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए जो बड़ा वृत्त है ना उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी और जो छोटा होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा। तो देखिए यहाँ से ये केंद्र से ये वाला दूरी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, और जो ये छोटा वाला होगा ये होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बड़े वृत्त को, ठीक है ना, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, अब देखिए बड़े वृत्त की उस जीवा, यानी बड़े वृत्त का एक जीवा होगा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो देखिए छोटा वृत्त है ना, तो मैं एक यहाँ से जीवा खींचता हूँ, ध्यान से देखिएगा, और ये जीवा जो है ना कि छोटे वृत्त को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि स्पर्श करता है स्पर्श बिंदु पे। ठीक है, तो इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है,
इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यही बात उसने कहा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये छोटा वाला वृत्त ये वाला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो अगर मैं यहाँ से, ठीक है, ये केंद्र थोड़ा सा सही से कर देता हूँ यहाँ बीच में, ठीक है, तो अब ये छोटा वाला जो वृत्त है, ठीक है ना, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर है, ठीक है, तो बताइए यहाँ से लेकर के स्पर्श बिंदु पे भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा ना। कहाँ से, इस बिंदु से, यानी जो केंद्र है, इस केंद्र से स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर होगा। अब मैं इसे हटा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब आप देखिए कि जो ये पूरी दूरी इस तक है ना, पूरा ये बड़ी वाली जो बड़ा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से लेके बड़े वाले वृत्त को ऐसे मिला दूं यहाँ पे, ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए, ये भी बड़ा वृत्त है ना, तो बड़े वृत्त में ये वाला भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी कितना था, 5 सेंटीमीटर, वही हुआ बात। अब कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पे आपको त्रिभुज एक दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये पिक्चर हमारा बनेगा, ये वाला पिक्चर, ठीक है। तो आप बताइए, केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा क्या होती है, हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री होता है, तो हो गया 90, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना। चलिए अब ये मानता हूं वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, इसका नामकरण कर देता हूं A, और ये हो गया हमारा B। अब देखिए यहाँ पे OA दिया हुआ है, ये त्रिज्या हो गया छोटे वृत्त का, और यहाँ से OB हो गया, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा होगी कर्ण, ठीक है, और ये होगी ऊंचाई, और ये होगा आधार, ठीक है। तो अब आप नोटिस करेंगे, क्या चीज नोटिस करिएगा, सुनिएगा, कि अगर ये वृत्त के केंद्र से यहाँ पे स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा है, तो जितना ये जीवा की लंबाई होगी ना, मतलब कि जितना इस पार्ट का लंबाई होगा AB, उतना ही ये आगे वाले पार्ट का होगा। तो यहाँ पे मान लेता हूँ ये वाली दूरी जो है कि C है ना, तो यानी जितना ये AB होगा उतना ही ये AC होगा, क्योंकि आधे पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर ये जीवा है BC, तो वृत्त के केंद्र से अगर लंब डाला गया है, इसका मतलब कि इस BC को क्या कर दिया, समद्विभाजित करता है। बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी लिखना है देखिए समझिए क्या क्या दिया है हमारा, कि मैं मानूंगा, माना सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है, क्या है, O है, ठीक है। तो अब देखिए OB बराबर कितना आपको दिखाई दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो लिखूंगा OB बराबर 5 सेंटीमीटर। ये OB क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो लिख देता हूं यहाँ पे, बड़े वृत्त की त्रिज्या OB बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखूंगा छोटे वृत्त की त्रिज्या, है ना, छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब छोटा वृत्त कौन सा है आपका, तो ये वाला है, तो यानी OA है ना, तो OA बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना है AB निकलेगा, ठीक है। तो AB का दुगुना कर देंगे तो ये AC भी आ जाएगा, तो पूरा दूरी हो जाएगा BC, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, अब हमें क्या ज्ञात करना था कि भैया लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए देखता हूँ, लिखता हूँ क्या, कि त्रिभुज OAB में, है ना, त्रिभुज OAB में क्या होगा, तो लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि देखिए 90 के सामने एक भुजा कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए OB का स्क्वायर कितना होगा, OB का मान है 5 का स्क्वायर बराबर OA कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस AB का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, तो हो जाएगा आपका AB स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 यानी 16। तो बताइए AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 16
तो ए बी बराबर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। यानी जो ए बी है वो कितना आ गया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो अब नीचे लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आप देखिएगा, अगर ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये BC एक जीवा है, BC क्या है, एक जीवा है, और इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा पे लंब डाला गया है, यानी OA लंब है। इसका मतलब BC को बराबर बराबर भागों में बांट दिया है। तो AB आया है 4, तो ये AC भी कितना होगा 4, अब पूरा BC कितना हो गया, 8 हो गया। तो लिखेंगे अतः जीवा की लंबाई, और लंबाई क्या है, BC बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे AB, है ना। तो 2 गुणे AB का मान है 4, तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही करना था, लेकिन इसको करने के लिए आपको सबसे पहले प्रश्नों को समझना जरूरी है। अगर आप प्रश्न को नहीं समझ पाते हो तो आप ये नहीं कर पाओगे। अब चलिए एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है कि एक वृत्त के परिगत का मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है। एक वृत्त है और उसके परिगत यानी चारों तरफ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। क्या किया गया है, खींचा गया है, जैसे कि आकृति में आप देख सकते हो, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD, यानी ये AB और ये CD बराबर AD प्लस BC, ठीक है। यानी हमको सिद्ध यही करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC होता है। अब आपने क्या देखा, एक वृत्त है और उस वृत्त के चारों तरफ यानी परिगत एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। अब यही से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि देखिएगा कि अगर एक वृत्त है, ध्यान सुनिएगा, अगर एक वृत्त है, अब वृत्त के कोई बाह्य बिंदु से, ध्यान सुनिए, बाह्य बिंदु से, ध्यान सुनिए, वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त को स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है, ध्यान सुनिए, वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये कोई बाह्य बिंदु है, ठीक है, और स्पर्श करने वाली जो रेखा है ना, ये वाली स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, लंबाई समान होती है। यानी मान लीजिए कि ये T है, अगर ये P है और ये Q है, इसका मतलब हो गया कि PT बराबर QT। अरे समझ में ना, कि अगर वृत्त के बाहर है ना कोई स्थित बिंदु है, तो वहां से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये आप लोग समझ गए ना कि बराबर होती हैं। अब आप देखिए, क्या आपको ऐसे ही पिक्चर में कुछ दिखाई दे रहा है क्या, देखिए यहाँ पे देखिए कि ये जो चतुर्भुज है, यहाँ पे ये R Q P और ये S दिख रहा है, ये स्पर्श बिंदु है ना। क्या ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, तो ये बाहर एक बिंदु है कि नहीं, D है, C है, A है और B है। तो जो ये बाहर बिंदु है, यहां से आप देखोगे कि यहां से खींची गई जो रेखा है स्पर्श बिंदु तक, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्पर्श रेखा दिखाई दे रहा है। क्या कि यानी DR और DS है ना, ये बाह्य बिंदु से क्या है, स्पर्श रेखा है, और इनकी लंबाइयां क्या होंगी, समान होगी। ये बात हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब क्या करना है, देखिएगा, लिखता हूं कि हम जानते हैं कि वृत्त के, ठीक है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है, कि वृत्त के बाह्य बिंदु से। अब देखिए वृत्त है ना, इसका बाह्य बिंदु कौन है, D है, A है, B है और C है।
ठीक है, तो लिखूंगा वृत्त के बाह्य बिंदु है ना ए बी सी तथा डी है, और ये क्या है पी क्यू आर एस क्या है, तो आप देखोगे कि पी क्यू आर एस एक स्पर्श बिंदु है, तो लिखूंगा कि स्पर्श रेखा, और ये पूरा ए बी क्या है एक स्पर्श रेखा। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्या है स्पर्श रेखा, मैं पीछे समझा चुका था। तो देखिएगा लिखूंगा स्पर्श रेखा ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी तथा ए डी का स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु क्या है पी क्यू आर तथा एस है। अरे समझा ना, ये जो स्पर्श रेखा है ए बी बी सी सी डी और ये ए डी, इसका स्पर्श बिंदु कौन है पी क्यू आर एस है। इतना आपको लिखना है, और लिखने के बाद क्या करना है कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब नीचे लिखेंगे, ध्यान सुनिए क्या लिखेंगे, कब यहाँ से स्टार्ट करिए, हमें सिद्ध क्या करना है ए बी प्लस सी डी, क्या करना है ए बी प्लस सी डी, देखिएगा ए बी है और इसमें ये सी डी जोड़ना है, इसका मतलब कि ए बिंदु से लेंगे, ठीक है, कौन सा लेंगे ए बी है ना, तो ए बिंदु लेंगे, उसके बाद बी बिंदु लेंगे, ठीक है, उसके बाद सी डी है तो सी बिंदु, उसके बाद डी बिंदु। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अब ए से लेता हूं, देखिए यहाँ पे क्या होगा ए पी, यहां से देखिए यहां से ए पी और यहां से ए एस क्या होंगे बराबर होंगे, तो देखिएगा ए पी बराबर ए एस होगा ना, ये ए पी और ये ए एस क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए अब बी से देखिए बी पी और बी क्यू, ठीक है, पहले देखिए ए पी मैं लिया था ना, इसलिए यहाँ पे बी पी लूंगा, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा बी पी बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू। ऐसे आप आइए सी पे, देखिए हम लोग ये वाले लिए थे ए बी में लिए थे, ऐसे यहाँ पे सी डी में लेंगे तो क्या होगा सी आर और सी क्यू, ठीक है, सी आर बराबर सी क्यू। ऐसे यहाँ पे लीजिए डी से, डी का क्या हो जाएगा डी आर बराबर डी एस, ठीक है। इसको मान लेता हूं समीकरण 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 समीकरण बनेगा। अब क्या करूंगा चारों समीकरण को जोड़ दूंगा, तो लिखूंगा समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से, अब सबको जोड़िए, लेफ्ट वाले को लेफ्ट तरफ और राइट वाले को राइट तरफ। अब जोड़िए क्या होगा यहाँ पे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ये वाला ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब देखिए ए पी प्लस बी पी, देखिए ए पी प्लस बी पी इसको क्या कहेंगे ए बी कहेंगे, क्या कहेंगे ए बी कहेंगे। तो अब देखिए इसको ब्रैकेट में करता हूं ए पी प्लस बी पी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सी आर प्लस टी आर, सी आर प्लस टी आर, ये हो जाएगा एक साइड का, ठीक है। चलिए ये बराबर लगा देता हूं, अब ध्यान से देखिएगा आप बराबर, अब दूसरे साइड का ए एस प्लस बी क्यू, देखिए ए एस, अब आप नोटिस करोगे देखिए ए एस दिख रहा है ये ए एस और ए एस के साथ कौन है डी एस है ना, क्या है डी एस है, इसलिए यहाँ पे देखिए डी एस है ना ये, तो ए एस और डी एस एक साथ कर दूंगा बराबर क्या हो जाएगा ए एस प्लस डी एस, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जो बचा है बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। अब देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी और ये बी पी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नीचे ए बी प्लस, अब ये सी आर और डी आर, सी आर डी आर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, तो सी डी बराबर ए एस डी एस, ए एस डी एस क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा, ये डी लाना था ना, तो ए डी प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू ये हो जाएगा बी सी, तो हो जाएगा बी सी। यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था ना, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे नीचे लिख दूंगा प्रूव्ड,
ठीक है, क्या कर दूंगा, प्रूव्ड। बस आपको यही कॉन्सेप्ट करना था और इतना चीजें करने के बाद आपको 4 या 5 नंबर का ये प्रश्न जो है आपको मिल जाएगा। इसका जो भी आप लिखोगे बेहतरीन तरीके से लिखोगे तो आपको 4 या 5 नंबर कहीं भी कटेगा नहीं और पूरा पूर्ण का पूर्ण नंबर मिल जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देखिए ये एक वृत्त है और इसका केंद्र ओ है और इस पर 2 समांतर रेखाएं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये 2 समांतर रेखाएं हैं। ठीक, स्पर्श बिंदु सी पर, अब देखिए स्पर्श बिंदु आपको दिखाई दे रही है सी, इस सी पर स्पर्श रेखा ए बी, इस पर एक स्पर्श रेखा है, ये ए बी दिख रहा है आपको, ये ए बी एक्स वाई को, ये एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। दिख रहा है ना, एक्स वाई को ए पर यहाँ पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यानी ए ओ बी यानी ये वाला मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, हमें सिद्ध करना है। चलिए कैसे करेंगे समझते हैं। ठीक है, अब हमको सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, सबसे पहले इसमें रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करता हूं कि वृत्त का केंद्र O तथा स्पर्श बिंदु C को मिलाने पर, क्या करने पर, मिलाने पर। लिख देता हूं यहाँ पे रचना में, ऐसे लिखता हूं पहले रचना। देखिएगा रचना क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। लिखूंगा रचना, ठीक है, और क्या लिखूंगा कि वृत्त का केंद्र O तथा स्पर्श बिंदु C को मिलाने पर, अब देखिए जब इसको मिलाया हूं तो आपने क्या नोटिस किया कि यहां पे आपको 2 त्रिभुज दिखाई देगा। देखिए एक OPA और ये OCA, अगर ये दोनों त्रिभुज को मैं ये सिद्ध कर दूं कि सर्वांगसम है, क्या सिद्ध कर दूं, ये दोनों त्रिभुज अगर सिद्ध कर दूं कि सर्वांगसम है, इसका मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बाई CPCT। समझ में आ रहा है ना, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यही चीज हम सिद्ध करते हैं। तो कैसे करेंगे सुनिएगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा कि त्रिभुज OPA में, ठीक है, त्रिभुज OPA तथा OCA में, त्रिभुज OCA में। अब इन दोनों त्रिभुज में आप क्या नोटिस करोगे कि देखिएगा ये OA, ये OA आपको दिखाई दे रहा ना, ये वाला OA क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज के लिए OA क्या है, एक ही है ना, तो लिखूंगा OA बराबर OA किससे, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से। ठीक है, अब देखिए अब क्या आपको बराबर दिख रहा है। अब आप नोटिस करिए यहाँ पे जो C है और यहाँ पे P है, क्या ये वृत्त के केंद्र से ये जो P स्पर्श बिंदु है कि नहीं है, और यहाँ पे C है, तो वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये बात जानते हैं, लंब होती है। यानी जो कोण P है और ये कोण C है ये 90 डिग्री होंगे। तो लिखो कोण P बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। अब क्यों 90 डिग्री होंगे, तो लिखूंगा कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। लंब का मतलब क्या होती है, 90 डिग्री, है ना, तो ये लंब होती है। अब आप नोटिस करोगे कि ये एक भुजा OA उभयनिष्ठ था और यहाँ पे जो कोण है ये भी क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। अब आप देखिए नोटिस कीजिए ये OP और ये OC क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, OP और OC। ठीक है, तो नोटिस करूंगा नीचे
कि ओ पी बराबर ओ सी किससे, तो त्रिज्या से, आगे लिख दूंगा त्रिज्या से, है ना। ये किससे बराबर है, तो त्रिज्या से। दिख रहा, समझ में आ रहा ना कॉन्सेप्ट। ये देखिए OP और ये OC त्रिज्या बराबर है कि नहीं है। ऐसे ये OA उभयनिष्ठ था, OC OP के बराबर है और ये कोण बराबर है। कोण कितना है, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हो जाता है ना, दो त्रिभुजों में अगर 90-90 मिल जाता है तो वहां पे जो सर्वांग समता का नियम लगता है वो है RHS। तो लिखूंगा RHS सर्वांग समता से, है ना। तो RHS से क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों त्रिभुज है ये सर्वांग सम हो जाएंगे। आर समझ में, यानी त्रिभुज OPA सर्वांग सम, ठीक है। त्रिभुज OCA, है ना, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अच्छा, सर्वांग सम हो गए तो बताइए कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। कौन सा, POA और यहाँ पे COA, ठीक है। तो नीचे लिखूंगा कोण POA बराबर कोण COA, किसके कारण, CPCT से, लिख दूंगा CPCT से। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसी तरह आप इसमें देखिए OBC और OBQ में दिख रहा है ना, यहां भी ऐसे लिखूंगा। इसी प्रकार त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OBQ में, अब इसमें भी आप करोगे इसी प्रकार सेम टू सेम, सब कुछ यही होगा। तो आप यहां भी देखोगे ना, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री होगा और यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री C और Q के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे OB क्या होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अरे समझे ना, OB क्या होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए OQ और OC ये क्या हो गया, त्रिज्या से बराबर हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इसी प्रकार आप करोगे, इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या आएंगे, सर्वांग सम आएंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आएंगे, इसका मतलब कि जो कोण भी होगा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो कौन सा कोण, देखिए QOB, तो कोण QOB बराबर कोण COB, ठीक है। ये भी किससे, CPCT से। मैंने यहाँ पे लिखा ना इसी प्रकार। तो इसी प्रकार दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट किए ही थे। आप चाहो तो ये ऐसे ही जो इससे मैंने किया है वैसे आप कर भी सकते हो, ठीक है। अब उन्होंने देखा क्या कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, ये जब कोण बराबर हो गए तो ये कोण में अब क्या होने वाला है। कोण में कुछ लोचा आपको दिखाई दे रहा है क्या, कुछ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इस कोण में कुछ ना कुछ झंझट है। और इसी झंझट को अगर आप पहचान लिए तो आप प्रश्न को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये मैं हटा दिया। अब देखिए ये और ये कोण बराबर है, इसका मतलब कि ये जितना कोण होगा उतना ही ये वाला होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। तो अब देखिए, आप देखोगे कि यहाँ पे ये PQ क्या है, एक रेखा है ना। PQ क्या है, एक रेखा है, और इस रेखा पे पूरा 180 डिग्री का कोण होगा, ये 180 डिग्री। तो लिखूंगा PQ रेखा पर, है ना। कौन सा रेखा पर, PQ रेखा पर। अब PQ रेखा पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे देखिए POA, ठीक है, और COA, ठीक है। देखिए कोण POA प्लस कोण COA प्लस, है ना, ये दोनों का कोण जोड़ हो गया, और ये भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सब मिला के 180। ऐसे ही देखिए, ठीक है। QOB प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। बात क्लियर हुई। चलिए अब हमको प्रूफ करना था क्या कि AOB बराबर 90 डिग्री। कौन सा, AOB। इसका मतलब कि जो POA है ये हमको नहीं चाहिए, AOC चाहिए। क्या चाहिए, AOC चाहिए। तो देखिए यहाँ पे COA है ना, COA, ये बात क्लियर है। ये वाला चाहिए हमको, तो ये वाला चाहिए। इधर कौन चाहिए, BOC चाहिए या COB चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। देखिए ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तभी ना इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, AOB।
यही ना कहा है AOB, तो ये वाला चाहिए। इसका मतलब कि POA, अब देखिए POA किसके बराबर था, COA के बराबर था ना, यानी यहाँ पे POA की जगह पे ये COA रख देंगे ना यहाँ पे, तो लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ ये समीकरण 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 2, तब नीचे यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, ये दोनों तो चाहिए। अब इसके जगह पे POA की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, COA, तो लिखूंगा यहाँ पे कोण COA प्लस कोण COA प्लस QOB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, COB, तो लिखूंगा कोण COB प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। बात क्लियर हुई? चलिए अब हटा दो, देखिएगा। अब देखिए COA 2 है ना, तो 2 हो जाएगा 2 कोण COA प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 कोण COB बराबर 180 डिग्री। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कोण COA प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण COA प्लस कोण COB बराबर 180 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी आपने देखा COA, देखिए COA ये वाला कोण और COB ये वाला कोण दिख रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, AOB बोल सकते हैं ना, तो लिखूंगा कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना था, हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है आपको लगे कि बहुत हार्ड है, बट नहीं है, ये बहुत आसान है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, है ना, सिद्ध करना है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। समझिएगा, सिद्ध ये करना है कि किसी बाह्य बिंदु से, तो देखिए ये एक बिंदु है मान लेता हूं और ये बाहर है, ठीक है, किसी वृत्त पर, अब ये हमारे पास एक वृत्त है, यानी किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब यहाँ से बाह्य बिंदु से यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा कर लीजिए, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा होंगी, खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, अब देखिए यहाँ पे बीच का कोण ये वाला कोण, ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को, अब देखिए ये है स्पर्श बिंदु, यहाँ पे स्पर्श और यहाँ भी स्पर्श किया है, तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है, और अगर ये वृत्त है तो वृत्त का केंद्र भी होगा, ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी देखिए जो ये मिलाने वाली रेखा है ना, ठीक है, ये वाला स्पर्श बिंदु, यहाँ से केंद्र पर कोण बनाइए, ऐसे कोण बना, इधर भी कोण बनाइए, ऐसे बना, ठीक है, तो केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, ठीक है, ये वाला संपूरक होता है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण का जो दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा, यानी संपूरक होगा, ये हमें बताना है। चलिए, अगर ये वृत्त है तो वृत्त का केंद्र क्या मान लेता हूँ, O मान लेता हूँ, और स्पर्श बिंदु ये मान लेता हूँ ये A है और नीचे वाला B है, और ये बाह्य बिंदु मान लेता हूँ ये T है, क्या है, T है, तो लिखूंगा माना, ठीक है। अब ध्यान सुनिए क्या क्या लिखूंगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्या सिद्ध करना ये सब भी, ठीक है, और लिखूंगा अब क्या, माना वृत्त का केंद्र, है ना, वृत्त का केंद्र O तथा स्पर्श बिंदु A, B है, ठीक है, और नेक्स्ट तथा बाह्य बिंदु T है। कौन सा है, बाह्य बिंदु क्या है, ये T है। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है, हमें सिद्ध यही करना था कि भैया जो बाह्य बिंदु है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों संपूरक होता है, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब ठीक है, अब आप समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर ये बाह्य बिंदु है, ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु पर खींची गई रेखाएं क्या होती हैं, यहाँ पे लंब होती हैं, क्या होती हैं, लंब होती हैं, ये बात जानते हैं ना, क्या होती हैं, लंब होती है, ठीक है। तो अब नीचे लिखूंगा क्या कि हम जानते हैं है ना, क्या जानते हैं कि
वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, ये लंब होती है, यानी कोण ए और कोण बी का मान कितना होगा? 90-90, क्योंकि यही तो है केंद्र से। इसका मतलब कि कोण ए बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर भी कितना? 90 डिग्री, है ना। लंब का मतलब ये होता है समकोण। चलिए अब बताना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण ओ और कोण टी का योग कितना होता है? 180। तो चतुर्भुज देखता हूँ, क्या लिखूंगा? चतुर्भुज। देखिए ओ ए टी बी, ये चतुर्भुज बन रहा है ना, तो लिखूंगा चतुर्भुज ओ ए टी बी में, है ना। कौन सा? ओ ए टी बी में, है ना। और चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? आपको पता है ना, सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज है, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है चतुर्भुज है, ठीक है, तो सभी इसके कोणों का योग कितना होगा? 360। ठीक है, तो लिख दूंगा कि कोण ए प्लस, ठीक है, कोण टी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री, है कि नहीं? 360 डिग्री। चलिए अब कोण ए बराबर 90 है, बी बराबर 90 है, तो रख लूँगा, तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस ये होगा कोण टी प्लस 90 प्लस कोण ओ बराबर 360। ठीक है, 90-90 180 हो जाएगा, तो बचेगा कोण टी प्लस कोण ओ प्लस 180 बराबर 360। ठीक है, अब कोण टी और कोण ओ 180 उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? कोण टी प्लस कोण ओ बराबर 360 माइनस 180, तो घटाओगे तो हो जाएगा 180। कितना बराबर? कोण टी प्लस कोण ओ बराबर 180। हमसे यही कह रहा था कि जो बाह्य बिंदु है ना, वहाँ पे जो बनने वाला कोण है और वृत्त के केंद्र पे जो बनने वाला कोण है, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? समपूरक होना चाहिए। तो लिखेंगे कि अतः, है ना, अतः बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, है ना, लिख दूंगा यही, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई, है ना, खींची गई स्पर्श रेखाओं, है ना, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, है ना, स्पर्श बिंदुओं को, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। अंतरित कोण संपूरक होता है। क्या होता है? संपूरक होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। यही हमसे कहा था कि भैया प्रूव करिए, प्रूव कर लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे दिया है, सिद्ध करना है, ये सब भी लिखकर कर सकते हो। तो मैंने कहीं कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर दिया कि देखो ऐसे इसको करना होता है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, यानी सिद्ध करना है कि कोई वृत्त है और उसके चारों ओर समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए, एक मैं बनाता हूँ ये वृत्त और इस वृत्त पर समांतर चतुर्भुज बनाया जाएगा। ध्यान सुनिएगा, समांतर चतुर्भुज बनाना है तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ समांतर चतुर्भुज। ठीक है, देखिएगा ये हमने बनाया, यहाँ पे स्पर्श है। ठीक है, और आप नोटिस करिएगा, ध्यान से देखिएगा, और मैंने यहाँ पे ऐसे खींच दिया। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये समांतर चतुर्भुज। आप देखोगे ये समांतर चतुर्भुज जो है कि जो ये भुजाएं हैं ना, ये वृत्त को
4 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है ना, वृत्त को 4 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। अब नामकरण कर देता हूँ, देखिए ये P Q R और S, और जो स्पर्श बिंदु है ना इसका भी नामकरण कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ये A B C और D। ठीक है, तो बताना यही है कि जो ये समांतर चतुर्भुज है ना वो समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले लिखूंगा दिया है। क्या लिखूंगा, दिया है। देखिए इसके पिछले वाले प्रश्न में जो मैंने बताया था ना वहां पे ये बिना कॉन्सेप्ट माने ही किए थे। ठीक है, आप भी कर सकते हो। तो चलिए देखिए अब क्या दिया है, देखिएगा ध्यान से। ये मान लेता हूँ ये वृत्त का केंद्र है। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब देखिए दिया क्या है कि वृत्त के चारों ओर, है ना, वृत्त के चारों ओर समांतर चतुर्भुज है ना। वृत्त के चारों ओर क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब जब समांतर चतुर्भुज है तो बताइए समांतर चतुर्भुज में आमने और सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू जो है कि एस आर के बराबर होगा, यानी पी क्यू बराबर एस आर, और दूसरा पी एस बराबर क्यू आर, नहीं पी एस बराबर क्यू और आर, है ना। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये बात हमने नोटिस कर लिया, ये हमने लिख दिया, ये दिया था। ठीक है, अब ध्यान सुनिए कि सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध में सिद्ध करना है। क्या करना है कि जो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, यानी पी क्यू आर एस क्या है, एक समचतुर्भुज है। ये सिद्ध करना है तो लिखूंगा पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज, है ना, समचतुर्भुज है। यही सिद्ध करना है। चलिए अब आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब नीचे करता हूँ, एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट कैसे करना है सुनिएगा। अब हमने क्या किया था, हमने माना था ना कि ए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है ए बी सी डी, ऐसे है ना। तो लिखूंगा क्या, ध्यान सुनिए कि माना स्पर्श। अब देखिए ये पी एस क्या है, स्पर्श रेखा है ना। तो लिखूंगा माना स्पर्श रेखा पी एस कामा एस आर कामा आर क्यू तथा क्यू पी का स्पर्श बिंदु, कौन सा बिंदु, स्पर्श बिंदु ए कामा बी कामा सी तथा डी है ना। ये मान लिए कि ये सब जो स्पर्श रेखा है इनका जो स्पर्श बिंदु है ए बी सी डी है। ठीक है, अब देखिए आप कॉन्सेप्ट से एक बात हम लोग जानते हैं क्या कि अगर एक वृत्त है, वृत्त के दो स्पर्श बिंदु है तो बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा होंगी ना दोनों, इनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये बात हम लोग जानते हैं कि नहीं, इनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, देखिएगा। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती हैं, है ना, बराबर होती हैं। तो आप देखिए ये बाह्य बिंदु P अगर मान लेता हूं तो यहाँ से PA और PD स्पर्श रेखा हुआ, तो PD जो है PA के बराबर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो नीचे लिखता हूँ देखिए कि PD बराबर PA होगा P से, फिर आ जाइए Q से, QD क्या हो जाएगा, QD और QC। तो लिखूंगा QD बराबर QC। आगे समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब ऊपर चलते हैं यहाँ से। RB कहाँ चलेंगे, RB और RS, ऐसे क्या हो जाएगा, RB बराबर RS। ऐसे यहाँ से चलिए SB और SA, है ना, SB और SA, ये बना हमारे पास, है ना। ये बाह्य बिंदु वाला से ये 4 हो गए समीकरण। कितने हो गए, 4 हो गए। देखिए 2 3 और ये 4। तो क्या लिखूंगा, समीकरण
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है ना से। अब सबको जोड़ दूंगा तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट तरफ जोड़िए तो पी डी प्लस क्यू डी क्या हो जाएगा, पी डी प्लस क्यू डी। तो देखिए लिखूंगा पी डी प्लस क्यू डी, फिर क्या होगा आर बी प्लस एस बी, इसमें प्लस करेंगे आर बी प्लस एस बी बराबर, इन सबको जोड़ लीजिए चारों को, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर एस प्लस एस ए, है ना, इन सबको जोड़ लेना है। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, यहाँ पे क्या था, ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो पी क्यू एस आर के बराबर है और पी एस क्यू आर के बराबर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे कैसे, देखिए पी डी और क्या है क्यू डी, देखिए पी डी और क्यू डी, इनको क्या बोल सकते हो आप, पी क्यू बोल सकते हो कि नहीं, कि इन दोनों को क्या बोल सकते हैं पी क्यू, यहाँ पे लिख दूंगा पी क्यू प्लस आर बी एस बी, आर बी एस बी इसको क्या बोल सकते हैं आर एस, क्या बोल सकते हैं आर एस या एस आर, लिख दूंगा एस आर, हो गया इन दोनों के बदले बराबर पी ए, देखिए पी ए तो क्या हो जाएगा एस ए, क्या हो जाएगा एस ए, तो देखिए पी ए और एस ए क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे पी एस बोल सकते हैं नहीं, पी एस बोल सकता हूँ, यानी यहाँ पर लिख सकता हूँ पी एस प्लस क्यू सी और आर एस, देखिए क्यू सी, ठीक है क्यू सी, अब देखिए यहाँ पे क्या है आर सी होना चाहिए था, यहाँ पे सी छूट गया, ठीक है तो आर सी है ना, देखिए यहाँ पे आर बी और आर सी, यहाँ पे सी होना चाहिए था, देखिए गलती से छूट गया, चलिए सी। अब देखिए क्यू सी आर सी, क्यू कहाँ है क्यू सी और आर सी, ये क्या हो जाएगा क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर, यहाँ पे लिख दूंगा क्यू आर। हम लोग इसमें जानते थे, दिया था कि पी क्यू एस आर के बराबर है और पी एस क्यू आर के बराबर है, तो देखिए जी पी क्यू ये वाला है ना, चलिए अब ये वाली भुजा है उसके एस आर के बराबर है, तो लिख दूंगा यहाँ पे एस आर, ठीक है प्लस एस आर यहाँ से बराबर पी एस, अब देखिए पी एस है ना ये, और क्या है उसके बाद पी एस क्यू आर के बराबर है, क्यू आर के बराबर है, तो देखिए पी एस, अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एस आर ले आऊँ ना एस आर, तब यहाँ पे लेता हूँ पी एस वाला लेता हूँ, क्या लेता हूँ पी एस, ये रहने देता हूँ प्लस क्यू आर को पी एस लिख लेता हूँ। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, देखिए इसमें एक्चुअली है क्या कि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर थी ही, लेकिन अगर ये कह रहा था कि सम चतुर्भुज करना है तो सम चतुर्भुज का मतलब ही यही होता है कि जब सभी भुजाएं बराबर हो जाए, यानी पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस ये सब आपस में अगर बराबर हो जाती हैं तो सम चतुर्भुज आएगा, मतलब कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर, ठीक है आर एस बराबर पी एस, ये सब अगर बराबर हो जाती हैं तो क्या हो जाएगा सम चतुर्भुज। हम लोग एक बात जानते हैं कि पी क्यू तो एस आर के बराबर है ही है और पी एस क्यू आर के बराबर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2SR बराबर 2PS, 2 से 2 कट जाएगा तो बताइए SR बराबर क्या हो जाएगा PS, यानी इस बार हमको देख गया कि जो ये SR है वो PS के बराबर है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और समांतर चतुर्भुज से क्या था कि ये भुजा इसके बराबर थी और ये भुजा इसके बराबर थी। अभी हमने प्रूफ किया कि ये भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब कि ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है। तो नीचे लिखूंगा अतः सभी भुजाएं आपस में बराबर है ना। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। हम लोग जानते हैं कि ये भुजा इसके बराबर थी ही और ये इसके था, तो सब आपस में क्या होगी बराबर हो गई। इसका मतलब कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस, है ना। तो क्या लिख दूंगा कि पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। क्या ये सम चतुर्भुज है। ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत यानी वृत्त के चारों ओर एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ये आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है क्या,
इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ये बात कहा हुआ था। और इसके परिगत यानी चारों ओर ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर आप ये त्रिभुज देखोगे तो ये त्रिभुज यहाँ पे D बिंदु पे स्पर्श कर रही है, और ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे P पे कर रही है, यहाँ पे Q पे कर रही है, ठीक है। यानी AB भुजा का स्पर्श बिंदु P है, AC भुजा का स्पर्श बिंदु Q है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखिए जो रेखाखंड ये वाला बना था ना, ये BC, इसमें स्पर्श बिंदु जो D है ना, यहाँ से BD और BD और DC की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी ये 8 सेंटीमीटर है और ये क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भुजाएं AB ज्ञात करनी है, यानी इस AB का मान बताना है और ये AC का मान बताना है। तो सबसे पहले इस पिक्चर में देखिएगा कि वृत्त के स्पर्श बिंदु, एक तो D पहले से था, प्रश्न में दिया हुआ है, पिक्चर में दिया हुआ है, मैंने माना कि P और Q क्या है, ये भी स्पर्श बिंदु है। तो लिखूंगा क्या कि माना वृत्त की स्पर्श रेखा AB है ना, ये AB तथा AC का स्पर्श बिंदु P तथा Q है। क्या है? P तथा Q है। देखिएगा ये P और ये Q क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो अब आप एक बात बताइए, जब कोई वृत्त होता है ना, तो वृत्त के स्पर्श बिंदु से है ना, एक यहाँ भी स्पर्श बिंदु है P और यहाँ है D, इससे ये बाह्य जो बाहर ये बिंदु B है, दिख रहा है, ये त्रिभुज के 3 बिंदु है कि नहीं, यहाँ पे ये बिंदु और ये बिंदु, तो जो बाहर ये बिंदु B है, यहाँ से BP और ये BD, ये 2 स्पर्श रेखा है। हम लोग ये बात जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं। यानी ये वृत्त है ना, तो वृत्त के 2 ये बाह्य बिंदु है ना, इस बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा, ये BD और ये BP, ये दोनों की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है ना। वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी BD और BP बराबर होंगे, वैसे ही CD और CQ बराबर होंगे, ऐसे ही AP और AQ बराबर होंगे। तो क्या लिखूंगा नीचे कि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है ना, बराबर होती हैं। इसका मतलब ये बाह्य बिंदु क्या है, A है, B है और ये C है ना। तो जो ये 8 सेंटीमीटर है, बताइए ये भी कितना होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है, तो मान लेता हूँ ये x है, तो ये भी क्या होगा, x होगा। बात क्लियर होगी, यानी ये बराबर होती है। इसका मतलब क्या कहूँगा कि BD बराबर क्या था, BP, तो BD बराबर BP। दूसरा क्या हो जाएगा, CD बराबर CQ, और तीसरा क्या हो जाएगा, AP बराबर AQ। देखिए BD बराबर BP क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर, और ऐसे ही CD और CQ कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, और AP और AQ कितना हो गया, x सेंटीमीटर। मान लेता हूँ ये x सेंटीमीटर है ना, ये x सेंटीमीटर है। बात क्लियर होगी, क्योंकि दोनों तो बराबर होंगे। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब हमको क्या करना है, हमको अगर ये x का मान ज्ञात कर लूँ, ठीक है, x का मान अगर ज्ञात कर लूँ, तो बताइए यहाँ से AB का मान नहीं निकल जाएगा, 8 + x कर देंगे,
ऐसे ही यहाँ x का मान ज्ञात हो जाए, यानी एक x आ जाए तो दोनों x तो सेम ही है, यहाँ से AC निकल जाएगा, 6 में x जोड़ देंगे तो आ जाएगा AC। अब यही निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कैसे क्षेत्रफल निकालोगे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को रट जाइएगा, बार बार प्रैक्टिस इतना कर लीजिएगा ना एग्जाम में आए तो छूटे ना, क्योंकि यही एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, यानी थोड़ा सा आपको दिमाग ज्यादा लगाना है। चलिए आप इसका यहाँ तक नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्या करना है, अब आपके सामने ये इसको क्षेत्रफल निकालूंगा। कैसे निकालूंगा सुनिएगा, देखिए। चलिए अब देखिए आप ध्यान से, सबसे पहले क्या करता हूं कि ABC है ना, ये जो ABC है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं। और आपने क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरो का फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। लिखूंगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किसका? ABC का क्षेत्रफल। तो अब देखिए ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या चीज? हीरो वाला। यानी यहाँ पे लिखूंगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये बात आप लोग जानते हो ना, S है ना, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, S बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C बटे में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कहोगे सर ये A कहाँ है, B कहाँ है, C कहाँ है ना। A, B और C ये पता चल जाए तो S का मान निकल जाएगा, और वो S का मान इसमें रख के फार्मूला कर लेंगे तो ABC का मान निकल जाएगा। सुनिएगा AB कहाँ है, देखिए ये दूरी जो आपको AB दिखाई दे रहा है पूरा ना, ठीक है, ये पूरा दूरी कितना होगा? पूरा ABC का क्षेत्रफल निकालना हो तो 8 प्लस x, ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस x। ऐसे आप इधर देखोगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 6 हो जाएगा ना ये पूरा। और ऐसे देखिए नीचे वाला 8 और 6 हो जाएगा, ये वाला दूरी कितना? 14 सेंटीमीटर। बात कंप्लीट हो गया ना पूरा ABC का। अब किसी को भी A मान लीजिए, किसी को B मान लीजिए। चलिए A बराबर मान लेता हूँ 8 प्लस x इसको, और B बराबर मान लेता हूँ वो x प्लस 6, और C बराबर मान लेता हूँ ये 14। क्या मान लेता हूँ? 14। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि ABC का निकालना है। अब देखिए फार्मूले पे क्या होता है, S बराबर, तो लिखूंगा S बराबर A प्लस B प्लस C। अब A का मान है 8 प्लस x, B का मान है x प्लस 6 और C का मान है 14 बटे में 2। अब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा? 8 से 14, 14 14 हो जाएगा 28 प्लस x और x हो जाएगा 2x बटे में 2। अब यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 14, 2 कॉमन हो गया तो प्लस x बटे में 2। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? 14 प्लस x। यानी आपने नोटिस किया कि s बराबर क्या आ गया? 14 प्लस x। अब ये जो 14 प्लस x आया है ना, इस फार्मूले में रख देंगे और सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये a बराबर माना था, यानी ये a का मान है, और ये आपका B का मान है, और ये आपका C का मान है, और S बराबर कितना आया है? 14 प्लस x। अब मैं इसको हटाऊं, ठीक है, देखिएगा। अब आप इसको कर लिए तो ध्यान से देखिएगा, रखिएगा याद करके। चलिए अब देखिए इस फार्मूले में रखूंगा, क्या है ये? रूट में S कितना है? 14 प्लस x। तो लिखूंगा 14 प्लस x, फिर ब्रैकेट में S माइनस A, यानी 14 प्लस x। अब A क्या है? माइनस A का मान है 8 प्लस x, है ना, तो 8 प्लस x, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में 14 प्लस x माइनस B कितना है? x प्लस 6, है ना, तो लिखूंगा x प्लस 6 हो गया ये। अब चलिए, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 14 प्लस x, है ना, ये हो गया, और माइनस क्या हो गया? C कितना है आपका? C कितना है? 14, तो यहाँ पर रख दूंगा 14, ये हो गया। चलिए अब इसको देखिए रूट में करेंगे, क्या हो जाएगा? 14 प्लस x पहले से है, ये रख दूंगा। देखिए 14 प्लस x, और देखिए माइनस है, माइनस इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे 14 प्लस x माइनस होगा तो माइनस 8 माइनस x, ये हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? दूसरे में 14 प्लस x माइनस से गुणा होगा तो माइनस x माइनस 6, ये हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या है? देखिए 14 से 14 कट जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ x, तो यहाँ पे लिख दूंगा सिर्फ x, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए माइनस x है, ये प्लस x से कट जाएगा, यहाँ पे, यहाँ भी प्लस, ये कट जाएगा, खत्म। ये क्या बचा यहाँ पे रूट में? देखिए 14 प्लस x, दूसरे क्या बचा? 14 और
में से 8 गया, 6 बचा, ठीक है। चलिए 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 लिख दिया। अब देखिए 14 में से 6 गया, यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा, और यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है। क्या है, ये x है, ठीक है। अब ये आपको इस यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, तो गुणा कर लीजिएगा। देखिए रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 6 48x यानी 48x, और कोष्टक में ये 14 प्लस x, ऐसे रहने देता हूँ। चलिए ये किसका मान आ गया है, ABC का क्षेत्रफल आ गया है। अब देखिए जो ये ABC का क्षेत्रफल आया है ना, ये और ये मैंने पूरा ABC का क्षेत्रफल निकाला। अब क्या करूंगा ना कि इसको टुकड़े टुकड़े में करके उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और वो क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो बताइए वहां से x का मान निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। ये जो क्षेत्रफल आया है, लिखूंगा, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें तो लिख देता हूँ यहाँ पे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना। तो एरिया पे लिख दो यहाँ पे। चलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू क्या आया है, तो रूट में 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x, ठीक है, हो गया वो। चलिए अब इसको हटा देता हूँ। देखिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा आप ध्यान से। चलिए अब देखिए, अब टुकड़े टुकड़े में कैसे क्षेत्रफल निकालोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। देखिएगा मैं क्या करता हूँ कि इस बिंदु जो A है, ये B है और ये C है, इसको वृत्त के केंद्र से मिला देता हूँ। ऐसे देखिए मिल गया, यहाँ भी मिला दीजिए, ऐसे मिल गया ना। देखिए अब आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको 3 त्रिभुज दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला, देखिए ध्यान से देखिएगा, कौन सा, AOB, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ऐसे ही BOC और ऐसे ही COA, है ना। इन सब का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया जाए तो क्या ये ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। सेम बस वही चीज फिर से लिखूंगा क्या, कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, छोटका का निकालिए पहले, AOB का क्षेत्रफल। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस किसका, AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस ऐसे निकाल दीजिए BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। अब आप देखिए कि अगर एक त्रिभुज लोगे ना AOB का क्षेत्रफल, तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कि 1/2 बेस गुणे ऊंचाई, यानी आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे आधार, देखिए यहाँ पे AB क्या है, आधार है, और यहाँ केंद्र से लेकर के ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये भी तो 4 होगा ना, तो ये भी 4 हो गया। इधर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी सब में 4 हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो इधर हो जाएगा 4। तो देखिए अब क्या होता है, AOB यानी 1/2, और आधार कितना है आपका, ये AB, और ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका OP, यहाँ पे लिख दूंगा OP प्लस। ऐसे देखिए AOC में आधार कितना हो गया, AC, यानी 1/2 गुणे AC, और O और ये Q है ना, OQ हो जाएगा प्लस 1/2। BOC में देखिए 1/2 तो ये होगा BC है ना, तो 1/2 गुणे BC गुणे OD, क्या हो जाएगा, OD हो गया ना। ये समझ में आ रहा है। चलिए अब 1/2 यहाँ पे रखूंगा, 1/2 गुणे AB कितना है, AB देखिए A और B का दूरी कितना है, 8 और x, तो 8 प्लस x, तो यहाँ पर रख दूंगा 8 प्लस x हो गया। OP कितना है, तो 4 है ना, OP कितना है, और ये OD और OQ कितना है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, रख दूंगा। चलिए 2 से कटेगा, देखिए 2 दूना 4 प्लस, अभी इसका 1/2 AC कितना है आपका जी, x प्लस 6 है ना, x प्लस 6 ब्रैकेट में कर दूंगा, और OD कितना, OQ कितना है, 4, तो ये भी कट जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 1/2, फिर BC कितना है आपका 14 गुणे OD कितना है आपका 4, ये कट जाएगा, 2 दूना 4। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 प्लस x और ये ब्रैकेट में 2, यानी 8 प्लस x ब्रैकेट में 2 प्लस इधर क्या बचेगा, x प्लस 6 ब्रैकेट में 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा, 14 दूना 28, ये हो गया 28। अब इसको करेंगे 8 दूना 16 प्लस 2x प्लस x में 2 का करेंगे 2x प्लस 6 दूना 12 प्लस ये 28। चलिए देखिए 16 और 12 28 और ये 28 56 हो गया, तो लिखूंगा 56
प्लस ये 2 और 2 हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x प्लस 56। ये आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। किसका आ गया? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए ये वाला क्षेत्रफल आया था ना, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1 और इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। अब देखिए दोनों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे आपस में? तो बराबर हो जाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद अब आगे चलते हैं। हो गया? देखिएगा अब इसे रफ करता हूं। देखिएगा हमारे पास ये वाला क्षेत्रफल आया है, इसको रहने देता हूं, नीचे ध्यान सुनिएगा। अब कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि बड़ा है, बड़ा नहीं है, मैंने बताया ना थोड़ा सा बड़ा तो है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है और सीखना है। देखिए तो समीकरण 1 और 2 से, एक क्या है? रूट में 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x, ये हो गया। चलिए बराबर ये क्या है? 4x प्लस 56, क्योंकि दोनों ABC का क्षेत्रफल ही था तो इसलिए क्या है? ये बराबर हो गया। अब मैं इसे क्या करता हूँ? हटा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने हटा दिया। अब इसको भी हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए रफ कर दिया। अब देखिए इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे। अब दोनों तरफ क्या कर देता हूँ? वर्ग करता हूँ। लिखूंगा दोनों पक्षों का या दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर करिए। देखिए रूट है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा रूट में 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x का, है ना, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 4x प्लस 56 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारे पास। चलिए अब देखिए इसका जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x हो गया ये बराबर। अब इसका करोगे तो क्या होगा? देखिए इसका करोगे तो क्या होगा? दो पार्ट में इसको लिख देता हूँ, 4x प्लस 56 और यहाँ भी हो जाएगा 4x प्लस 56 होगा ना ये। अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन हो सकता है। क्या हो सकता है? 4 कॉमन हो सकता है। तो क्या बचेगा? इधर देखिए 48x, यहाँ पे बचेगा 14 प्लस x बराबर 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस, ठीक है, 14 चौक 56 यानी 14, यहाँ पे बचेगा 4x प्लस 56। ये नोट कर दिए। देखिए 14 प्लस x और x प्लस 14 दोनों सेम है तो कट जाएगा ये, और ये कटेगा, इसका कितना है? 12 चौक 48 यानी 12 बार में, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48। यहाँ बचेगा 12x बराबर इधर क्या बचेगा? 4x प्लस 56 बचा। अब देखिए ये 4x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 12x माइनस 4x बराबर 56। तो 12x में से 4 घटा हुआ 8x हो जाएगा, 8x बराबर 56। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? 56/8 यानी 7/56 यानी x बराबर है 7 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में ना? x बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। देखिए इतना कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब x का मान आ चुका है तो अब क्या निकालना है? भुजाएं AB, है ना, भुजाएं AB। तो लिखूंगा भुजा AB बराबर क्या होगा? 8 प्लस x, तो 8 प्लस x तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 7, 8 7 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही भुजा AC बराबर क्या हो जाएगा? क्या है AC? x प्लस 6 बराबर तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, यानी 15 और 13 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। बस कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आप आसानी से कर पाओगे। आपसे मैं एक चीज़ फिर से कहूँगा, आप इस प्रश्न को ना इतना रट जाइएगा कि अगर एग्जाम में आए ना तो 6 नंबर का आएगा ये प्रश्न, और 6 नंबर में ना एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। जिस तरह मैंने बताया उस तरह आप इसको करिएगा, उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करिएगा। हो सकता है आपका ये अंक चेंज हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होने वाला है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कितना समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और ये इस प्रश्नावली का और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न होने वाला है। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली भी खत्म और प्रश्नावली के साथ साथ चैप्टर भी खत्म। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, है ना, सिद्ध करना है कि एक वृत्त है और उसके चारों तरफ बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे एक केंद्र है। इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज है। तो चलिए चारों तरफ चतुर्भुज बना लेता हूँ, है ना। ये हमारे पास एक चतुर्भुज है
ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो एक वृत्त है तो वृत्त के चारों तरफ है, परिगत है, इसलिए ये इस वृत्त को टच करके ही जाएंगी। तो ठीक है, मैं बना देता हूँ ऐसे टच करके। देखिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा और समझिएगा। देखिए, चलिए, तो यहाँ पे एक मैंने ऐसे खींच दिया। अब देखिए सही से तो बन नहीं पा रहा है, बट कोई नहीं, ऐसे मैंने बना दिया एक चतुर्भुज। ठीक है, वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज मैंने बना दिया। अब चतुर्भुज का नामकरण कर देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। अब वृत्त के चारों तरफ है तो ये स्पर्श करती हुई जा रही है, तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु भी है ना, ये और ये वाला, ये और ये। अब इसका नामकरण कर दो पी, क्यू, आर और एस, और ये वृत्त का केंद्र मान लेता हूँ ओ। बात क्लियर होगी। चलिए, अब कह रहा था कि जो बनी हुई चतुर्भुज है ना वृत्त के चारों तरफ, उसके आमने सामने की भुजाएं। अब देखिए, ये आमने सामने, या तो ये डीसी ले लीजिए और ये एबी लीजिए, चाहे ये एडी लीजिए, चाहे ये बीसी ले, आमने सामने यही है ना। तो आमने सामने की जो भुजाएं है ना, केंद्र पर देखिए, केंद्र पर ऐसे, ये केंद्र हो गया, ऐसे मैंने मिला दिया, यहाँ से भी ऐसे ये मिला दिया और ये मिला दिया। तो ये वाला जो कोण है ना, ये समपूरक होता है ना। जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है, ये बताना है। यानी आप नोटिस करोगे कि ए ओ बी और ये सी ओ डी, ये दोनों का कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब क्या करूंगा, लिखूंगा दिया है। क्या लिखूंगा, दिया है। क्या दिया है, देखिए कि वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज है ना, तो लिखूंगा वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, हमने नाम का रखा है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी है ना, जहां वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। हमने क्या लिख दिया, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, अब लिखूंगा नीचे सिद्ध करना है। क्या लिखूंगा, सिद्ध करना है। क्या करना है कि जो ये आमने सामने की भुजाएं हैं ना, वो केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करते हैं। इसका मतलब कि ए ओ बी बराबर सी ओ डी, सॉरी ए ओ बी प्लस ये सी ओ डी है ना। यानी सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 है ना। दोनों तरफ की जो भुजाएं है ना, वो केंद्र पर मिला करके 180 बनाती है। ये हमें सिद्ध करना है, ये वाला सिद्ध करना है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से। मैं क्या करता हूं ना कि वृत्त के केंद्र से है ना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर रेखा खींच देता हूं। क्या करता हूं, रेखा खींच देता हूं। तो लिखूंगा वही चीज रचना में। क्या लिखूंगा, रचना। ठीक है, लिखूंगा वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु, कौन कौन सा स्पर्श बिंदु है, पी क्यू आर एस। तो लिखूंगा पी क्यू आर तथा एस को मिलाने पर, क्या करने पर, मिलाने पर। अब मिलाइए, केंद्र से मिलाइए इस पी को, ऐसे पी क्यू आर और ये एस। ठीक है, ये मिल गया। अब जब इससे मैंने मिलाया है तो आप नोटिस करोगे यहाँ से ओ पी और ये ओ एस दिख रहा है। ओ पी और ओ एस वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, और यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए। कौन सा, ओ ए पी ये त्रिभुज बना, और यहाँ से ओ ए एस ये त्रिभुज बना। यानी हमने ये दो खींचा है, इसमें दो त्रिभुज बने हैं, ये वाला, फिर ऐसे ये और ये, फिर ये और ये, फिर ये और ये। ठीक है, तो अब देखिएगा आप ध्यान से, इन सबके कोणों का ना कुछ नाम रख लेता हूँ। क्या नाम रखता हूँ, चलिए इसका मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2, इसको मान लेता हूँ 3, इसको मान लेता हूँ 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7 और इसको मान लेता हूँ 8। ठीक है, सबका कोण का मान रख दिया। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि ये लेता हूँ 2 वाला, कौन सा, त्रिभुज ओ पी ए और ऐसे ही ओ एस ए में। तो क्या करता हूँ, लिखता हूँ नीचे अब त्रिभुज ओ पी ए है ना, कौन सा, ओ पी ए तथा ऐसे ही ओ एस ए में, ओ है ना, त्रिभुज ओ एस ए में ले लिया।
चलिए अब आप देखोगे कि OPA और OSA ये दो त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज में देखें क्या क्या बराबर है। देखिए OP जो है कि OS के बराबर है क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो लिखूंगा OP बराबर OS, तो क्या है ये त्रिज्या, आगे लिख दूंगा त्रिज्या, लिख दिया त्रिज्या। ऐसे देखिए OA क्या है, उभयनिष्ठ, यानी OA बराबर OA उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से, आ रहा समझ में, ये उभयनिष्ठ से। अब आप नोटिस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जो ये स्पर्श है ना, ये स्पर्श बिंदु, ठीक है, देखिए ये स्पर्श बिंदु, अब यहाँ पे स्पर्श बिंदु यहाँ पे जब स्पर्श कर रही है ना, देखिए यहाँ से मैंने खींचा तो ये स्पर्श हो गया, वहां से देखिए वहां से लेकर के ये यानी PA ये क्या है, स्पर्श रेखा है, और यहाँ से AS क्या है, ये भी स्पर्श रेखा है, यानी ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी यहाँ पे लिख दूंगा PA बराबर SA, किससे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बराबर बराबर होंगी। क्यों होंगी, कि हम जानते हैं कि अगर वृत्त के बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु कौन है, ये A है, इससे है ना स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा होती है और इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। ऐसे B से देखिए BSBR इसका ही बराबर होगा, ऐसे C से CR और CQ, ऐसे D से DQ और DP, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये। अब ये जब बराबर हो गया, जब तीनों, तो यहाँ पे कौन सा लगा, SSS है ना, SSS, हर समझ में ना, SSS, ठीक है। अब SS से है ना, भुजा 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 से है ना, तो SSS से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आप क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो लिख लूंगा नीचे कि त्रिभुज OPA है ना, OPA सर्वांगसम, ठीक है, क्या करूंगा, सर्वांगसम त्रिभुज OSA, ठीक है। अब ये सर्वांगसम हो गया OSA, ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए, और जब दोनों त्रिभुज बराबर हो गए तो बताइए ये 1 और 2 आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 किससे, CPCT से, किससे, CPCT से, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, 1 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसी प्रकार आप नोटिस करोगे कि ये R है ना, R, ये B और O, मतलब समझ में आ रहा है ना, ROB में, ऐसे ही है ना SOB में, ये दो त्रिभुज, फिर ऐसे दो त्रिभुज, ये ऐसे दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। तो लिखूंगा इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा ना, ऐसे ही 5 और 6, कोण 5 बराबर कोण 6, ऐसे ही कोण 7 बराबर कोण 8। बात समझ में आ गया। और यहाँ पे हमने प्रूफ किया था कोण 1 बराबर 2। इसी प्रकार ये सब बराबर हो जाएंगे ना। अब आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, आप मेरी बातों को ध्यान सुनिए कि हम ये बात जानते हैं कि जो वृत्त का केंद्र है इसके चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, ये बात हम लोग जानते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे लिखता हूँ क्या हूँ कि ठीक है कि वृत्त के केंद्र के चारों ओर, है ना, या आप न भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। लिखूंगा क्या कि वृत्त के केंद्र के चारों ओर 360 डिग्री का कोण होता है। कितना? 360 डिग्री का कोण होता है। तो देखिए चारों ओर, इसका मतलब कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। ठीक है। अब देखिए, आप देखोगे कि जो ये COD था और ये AOB में कौन आ रहा है? ये 2 और 3 आ रहा है कि नहीं? देखिए AOB इसमें कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसे COD में 6 और 7, तो 2 और 3 चाहिए और 6 और 7 चाहिए। देखिए ये दोनों चाहिए और 6 और 7 चाहिए, है ना। बाकी लोगों को भी ना कन्वर्ट कर लीजिए 2 और 3 और 6 और 7 में। देखिए एक किसके बराबर था? तो 2 के बराबर। तो 1 के बराबर क्या लिख दूंगा यहाँ पे? कोण 2, तो प्लस कोण 2 हो गया ये, ठीक है। और ये कोण 3 था। 4 किसके बराबर है? तो देखिए 4 3 के बराबर, तो यहाँ पे करूंगा कोण 3, है ना,
चलिए प्लस कोण 5, 5 किसके बराबर 6 के बराबर, तो लिखूंगा 6 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और ये 8 किसके बराबर है, तो देखिए 8 है 7 के बराबर, यहाँ पे लिख दूंगा 7 बराबर 360। बात समझ में आ गया। चलिए अब इसको हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सब 2 हो गए, 2 बार है 3 6 और यहाँ पे 7, ठीक है, ये भी 2 बार है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए कोण 2 है तो 2 कोण 2 प्लस यहाँ पे 3 और 3 है तो क्या होगा 2 कोण 3 प्लस यहाँ पे 6 और 6 तो 2 कोण 6 प्लस 7 तो 2 कोण 7 बराबर 360। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे सब में, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा कोण 2 और कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 है ना बराबर 360। अब देखिए 2 और 3, देखिए 2 और 3 को क्या बोलते हैं, ए ओ बी, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए ओ बी, अरे समझ में ना, प्लस ये ब्रैकेट में है 2 है ना, यहाँ पर रख दूंगा 2। देखिए 6 और 7 को सी ओ डी है ना, तो कोण सी ओ डी बराबर 360। अब देखिए यहाँ से कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 360/2, ये आ जाएगा 2 तो भाग हो जाएगा 180, यानी क्या हो गया कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। ये हमको क्या करना था कि भैया प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूव्ड है ना, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया, पूरा ये हमने प्रूफ कर दिया। यही हमसे कहा था कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के चारों ओर बनी हुई जो चतुर्भुज होती है ना, उनके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो केंद्र पर समपूरक होती हैं। ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, ये चैप्टर है, ठीक है। ये मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।